आइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट ले रखे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो 135 एंड 225 हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जब भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो हम लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर से। तो 135 बन जा 135 गिव्स 0 एंड 9। रिमाइंडर क्या है 90। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो रिमाइंडर जो हमें मिला है इस रिमाइंडर से जो लास्ट डिवाइजर था हम उसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइजर कौन था, लास्ट डिवाइजर था हमारा 135। 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 बन जा 90, रिमाइंडर इज 45। अगेन यही हमें रिपीट करना है 45 से लास्ट डिवाइजर था हमारा 90। तो 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, रिमाइंडर इज 0। तो ऐसा करने पे इस प्रोसेस के बाद जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ यहाँ पे क्या है 45। तो ये रफ वर्क है और हम फेयर में भी हम साइड में कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को जो नंबर लिखा जाता है, नंबर के लिए क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। अगेन अब फिर नेक्स्ट कौन डिवाइड हुआ है 135, राइट इट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड लास्ट डिवाइड हुआ है 90 एंड 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। Therefore, HCF is 45। सेकेंड पार्ट करते हैं सेम, लार्जर डिवाइडेड बाई स्मॉलर। लार्जर इज 38220 एंड स्मॉलर इज 196। 1 जा 196, 12 माइनस 6 6 एंड 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1। मैंने 2 को नीचे लेके आया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है हमारा 9 जा 9 6 जा 54, 5 कैरी किया, 9 9 जा 81 एंड 5 86, 8 कैरी किया, 9 1 जा 9 एंड 8 17, रिमाइंडर इज 8 एंड 9 98। 0 को नीचे लेके आया। अब ये क्या हो गया 5 जा 6 5 जा 30, 3 कैरी किया, 45 एंड 3 48 एंड 4 5 बन जा 5 एंड 4 9 980, रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली एचसीएफ क्या होगा, यही होगा। लिखने का तरीका 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 196। ये हमारा एचसीएफ है। अब यहीं अगर हमें दिखाना हो कि शो दैट 2 नंबर्स आर को प्राइम, तो को प्राइम होने के लिए उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो लास्ट जो डिवाइजर होगा वहां पे वो हमारा 1 बचेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो 2 नंबर जो दे रखे होंगे वो को प्राइम हो जाएंगे। तो को प्राइम, अब ध्यान देने वाली बात यह है
अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। अदरवाइज बाकी जो हम पिछली क्लासों में करते आए हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे क्वेश्चंस को। जो बड़े नंबर होते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जब यूज है, जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनको हम फैक्टर करना आसान नहीं है, उन्हीं के लिए हम यूक्लिड का यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चंस ले रखे हैं, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और एक मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वही पुराना तरीका है। जो लोग भूल रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से। तो 2 से हमने डिवाइड किया, ये आ गया 168, फिर 2 से डिवाइड किया 84, अगेन डिवाइडिंग बाई 2 गिव्स 42, अगेन 2 गिव्स 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड होने पे 7, और 7 से डिवाइड होने पे 1। तो जो 1 आ गया ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह से 54 के करेंगे हम 2 इंटू 3 to the power 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ की बात करनी है। तो एचसीएफ क्या हुआ करता है, एचसीएफ होता है जो भी कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 1 है, तो कितनी सिर्फ 1 पावर ही कॉमन है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2, और सेम 3 की भी सिर्फ एक ही पावर कॉमन है 3, देयरफॉर एचसीएफ इज 6। एंड एलसीएम में हमें दोनों नंबर है या 3 नंबर है, हमें सारे फैक्टर्स लेने होते हैं, और जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ से लेने होते हैं। तो जब हम 2 की बात करेंगे, 2 कहाँ ज़्यादा है, पावर 4 यहाँ ज़्यादा है, तो हम ऊपर से लेंगे 2 की पावर 4। अब 3 की बात करें, 3 हमने लिया, तो 3 हम कहाँ से लेंगे, 3 की पावर 3, एंड अकेला बचा 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 इंटू 27 इंटू 7। तो 16 7 जा 112, कैरी हुआ 11, 16 2 जा 32, 32 एंड 11 43 इंटू 7 गिव 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22 2 कैरी किया, 7 4 जा 28 एंड 2 30। तो एलसीएम हमारा ये आ गया, एचसीएफ हमारा ये आ गया यहाँ पे। उसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे, दूसरे की हम बात करेंगे, तो 105 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके फैक्टर्स करेंगे हम 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर इज 2, 5 एंड 7। 5 इंटू 7, therefore HCF is 35। एंड फॉर एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स लेने हैं, 3 लेना है हमें, 5 भी लेना है, 5 ले लिया दोनों जगह से, और 7 की यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, 7 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 15 इंटू 49। तो 59 जा 135, 13 कैरी किया, एंड 15 4 जा 60 एंड 13 73। Therefore LCM is 735 एंड LCM is 35। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब यहाँ LCM HCF निकल आए। अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर एंड LCM एंड HCF फॉर 2 नंबर्स, इफ A and B are any 2 numbers, तो देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। कोई भी 2 नंबर है, उनके LCM HCF को मल्टीप्लाई करूं या दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों प्रोडक्ट हमेशा सेम आते हैं। इसीलिए यहाँ से जब हमें LCM निकालना होगा, तो LCM इज इक्वल टू A इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई HCF। तो ये फॉर्मूले भी हमें ध्यान रखने। तो जब भी वेरीफाई करने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, जैसे इसमें गिवन है कि वेरीफाई, तो वेरीफाई हमें क्या करना है, नंबर का जो प्रोडक्ट है और LCM HCF का प्रोडक्ट है हमें इक्वल दिखाना है।
जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया है उसी तरह से ऊपर वाले में भी सेम करना है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 105 इंटू 245 इज इक्वल टू 25725। इनका प्रोडक्ट ये आना है, और बाकी जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का करूँगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज 35 इंटू 735। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आ जाएगी 25725। देयरफॉर वी विल राइट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही है, छोटी सी बात है, सिर्फ वेरीफाई करने में सिर्फ यही है। तो ये इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अब हम 3 नंबर्स की बात करेंगे। ये 3 नंबर्स की बात करते हैं। मैंने 3 नंबर्स ले रखे हैं 8, 12 एंड 20। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जब भी हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन्हें प्राइम फैक्टर करने। प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 3 12। 12 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 एंड 20। 20 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। जब हम बात करेंगे एचसीएफ, सेम मेथड है, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 ही आ रहा है, और 2 की मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन आ रही है, 2। तो 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। एचसीएफ इज 4। अब हम बात करें कि एलसीएम कैसे निकलेगा। जो पीछे जो बात थी, जो डायरेक्ट जो 2 नंबर में हम यूज करते थे कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, सारे लेने हैं, वो भी मेथड है। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, हम दोनों तरह से चेक करेंगे। एलसीएम जब हम सारे फैक्टर लेने हैं तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3। उसके बाद 3 की 1 पावर कॉमन है, और 5 की भी 1 पावर ही कॉमन है। ये क्या आ गया, 8 इंटू 15 120। एलसीएम इज 120। तो देखते रिलेशनशिप क्या होगी। फॉर 3 नंबर्स ए, बी एंड सी, इनके लिए जो फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए, बी एंड सी डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 2 के पेयर लेंगे, ए बी का एचसीएफ इंटू एचसीएफ ऑफ बी एंड सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड सी। तो नीचे क्या आएगा, 2 नंबर की पेयरिंग करके उनके एचसीएफ से हम डिवाइड करते हैं, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ ऑफ ऑल 3 ए, बी, सी। तो ये मेथड है एलसीएम निकालने के लिए कि 3 नंबर का प्रोडक्ट। अब हम इसी मेथड से निकालना चाहें, जैसे यहाँ हमने डायरेक्ट निकाला था एलसीएम 120। मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 20 इज इक्वल टू, तीनों का प्रोडक्ट 8 इंटू 12 इंटू 20 एंड एचसीएफ ऑफ 3 इज 4 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई, इन दोनों के एचसीएफ की बात करें तो इन फर्स्ट 2 का एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर 2 विच इज 4। इन दोनों के एचसीएफ की बात करें, ये भी क्या आ रहा है, 4। अब फर्स्ट और 3 के एचसीएफ की बात करें तो 2 की पावर 2 ही कॉमन आ रही है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4। कैंसिल किया 4 से 4, 4 से किया मैंने 5 एंड 4 से किया 3। तो 3 5 जा 15, 8 जा 120। तो सेम ही आ रहा है। एलसीएम हम किसी भी मेथड से निकालें सेम आएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर लिखा है तो हमें उसे अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें प्राइम फैक्टर से करना है। और उसी तरह से अगर 2 हमें नंबर दे रखे हैं तो 2 नंबर के लिए भी एलसीएम के लिए पीछे हम डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, पीछे भी करते आए तो उन्हें ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत। बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की। एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि 3 बेल्स रिंग आफ्टर एवरी 10, 15 एंड 25
minutes. If all three bell ring at 10:45, then find the next time when all three will ring together. तो यहाँ जो इनकी टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स हमें गिवन है 10, 15 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, ये हमें टाइमिंग्स गिवन है थ्री बेल्स की। तो अब ये क्वेश्चन किसका है? अब हम यहाँ पे छोटी सी बात है कि हमें पता करना है, क्वेश्चन तो हमने पीछे भी किए थे, शायद 8th में है कि किस तरह से करनी होती है वर्ड प्रॉब्लम। तो जहाँ पे भी हमें लीस्ट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना, या मिनिमम वर्ड यूज हो रहा है, तो मिनिमम, लीस्ट, तो ये वर्ड किसके लिए आते हैं? जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट, मिनिमम, ये सारी एक जैसी बातें हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस किसके होते हैं? वो एलसीएम के होते हैं। और जहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, वो सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट आता है, तो ये सारे इसी के सिमिलर वर्ड हैं। उन क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता है कि ये जो है पहली बेल कब रिंग होगी? आफ्टर 10 मिनट, देन 20, देन 30, 40, और इसी तरह से ये वाली रिंग बेल होती रहेगी आफ्टर 15 मिनट, 30, 45, 60, ये 25, 50। तो ये कहीं आगे जाके एक साथ ही रिंग करेंगी। तो वो आगे वाली जो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू क्या होगी? इन सब का जो है ना, जो कॉमन मल्टीपल होगा। तो हम जो है ना यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम की बात करनी है हमें। तो एलसीएम निकालते हैं। 10 के फैक्टर हो गए 2 × 5, 15, 3 × 5 एंड 25 इज इक्वल टू 5 × 5। एलसीएम निकाला, एलसीएम इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही ले रहा हूं मैं, तो सारे फैक्टर्स लेने हैं। 2 मैंने यहाँ से ले लिया, एक ही जगह है, 3 यहाँ से ले लिया, एक ही जगह है, 5 तीनों में है, मैक्सिमम पावर 2 यहाँ आ रही है, तो 5 की पावर 2 ले ली। ये क्या हो गया हमारा? 25 एंड 6 जा 25, 6 जा क्या हो गया? 150। तो ऑल थ्री बेल्स रिंग आफ्टर 150 मिनट्स। अब जो हमें टाइम दे रखी है, therefore all three bells will ring after next 150 minutes or after 2 or 30 minutes। अब हमें क्या करना है? जो टाइम गिवन है, गिवन टाइम, देयरफॉर नेक्स्ट टाइम या फिर रिक्वायर्ड टाइम बी, हम क्या करेंगे? 10:45 10:45 में हमें क्या ऐड कर देना है? 2:30। तो ये क्या हो गए? 12 हो गए, 12, और ये कितने हो रहे हैं? 1 आवर 15 मिनट। 12 और 1 और आवर में इधर लेके आऊंगा तो 13, ये हो गए 15 मिनट्स, और मैं 1 इधर से लेके आया, 12 और 1 13, 13 का मतलब 1, तो ये क्या आ गया? 1। तो 1:15 AM से क्या हो जाएगा? PM। 12 के बाद PM लग जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट टाइम, आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज 1:15 PM। तो इस तरह से करना है हमें क्वेश्चन। उसी तरह से एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में आर्मी कॉन्टिनेंट वाला क्वेश्चन है, वो भी उसी तरह से ही होना है। वहाँ पे गिवन है कि 616 मेंबर to march behind the army band of 32 member in a parade. The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ हमें डायरेक्टली पता चल रहा है मैक्सिमम या हाईएस्ट, तो ये क्या है? एचसीएफ का है, यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है। एंड इन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, जैसे ये क्वेश्चन था बेल वाला जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उसी के जैसा है। इसमें गिवन है हमें कि सोनिया एंड रवि टेक्स 18 एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो वहाँ पे भी वही बात है कि वो
स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, तो वो भी एलसीएम का क्वेश्चन है, उसमें भी हमें वहाँ सिर्फ हमें टाइम निकालना है। जैसे यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम पूछा था, एग्जैक्ट टाइम पूछा था, तो मैंने 10:45 में ऐड करके निकाला है। अगर इसमें सिर्फ ये पूछा होता कि आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल थ्री विल रिंग टूगेदर, तो उसके लिए क्या आ जाता 2 hours 30 minutes। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें उसमें निकाल के करना है। तो ये हमारी बातें हो जाती हैं एलसीएम एचसीएफ, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करोगे, उन्हें फिर हम लाइव क्लास में या कैसे भी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, शो दैट √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हम जो है उल्टी बात लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। जैसे हमें दिखाना है कि प्रूफ ये करना है कि रैशनल नहीं है, लेकिन हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। तो हमने शुरुआत की कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को लिखा जा सकता है किसी भी a/b की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, पीछे हम कह चुके हैं, एंड a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का क्या सेंस है, कोप्राइम का मतलब है कि a और b का जो HCF है वो 1 है, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एज्यूम जो किया है हमने कि रैशनल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, a और b कोप्राइम है, और इस फॉर्म में हमने ले लिया। आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, √5b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड गिव्स 5b² इज इक्वल टू a²। अब यहां में क्या मिल रहा है, a² का एक फैक्टर क्या मिल गया हमें, 5। Therefore 5 is a factor of a²। This implies 5 is a factor of a²। This implies अब इस अगर a² का फैक्टर 5 है तो a का भी 5 फैक्टर जरूर होगा, ये एक थ्योरम भी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ a² का फैक्टर है 5, तो a का भी फैक्टर जरूर होगा। दिस इम्प्लाइज a कैन बी रिटर्न एज 5m। a को जब a का फैक्टर 5 है तो a क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो a को क्या लिखा जा सकता है, 5m। अब ये जो वैल्यू है ये हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट हम यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो 5b² इज इक्वल टू 5m होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5b² इज इक्वल टू 25m², इम्प्लाइज 5 से कैंसिल करके b² इज इक्वल टू 5m²। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या 5 जो है b² का फैक्टर हो गया, एज वेल एज b का भी हो गया। दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ b²। दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। अब यह क्या निकल के आया, 5 क्या था, a का फैक्टर हो रहा था, और वही 5 अब b का फैक्टर हो गया। तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं है, जबकि जो हमारी जो एजम्पशन थी उसके अकॉर्डिंग a और b को क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। ये सारी गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है, ये सारी गड़बड़ शुरू हुई है कि हमने एज्यूम किया था कि √5 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि हम उल्टा लेके चलेंगे, फिर उल्टे का उल्टा सीधा, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमने माना था वो गलत था। तो वो गलत कहाँ से साबित हो गया कि a और b कोप्राइम नहीं है। दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b।
ये कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दोनों का कॉमन फैक्टर है, विच कॉन्ट्राडिक्ट our assumption. Therefore, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारी जो वो थी assumption was wrong. Therefore, root 5 is an irrational number, और root 5 is not a rational number. तो यही मुझे दिखाना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है रूट 3, रूट 2 बाकी सबके लिए सेम ही होना है। आगे और बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिए, 3 माइनस रूट 5 एंड 2 रूट 3 आर नॉट रैशनल नंबर। तो इनके लिए भी सेम ही है। हम क्या लेके चलेंगे, लेट 3 माइनस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। Therefore, 3 minus root 5 is equal to a upon b, where b not equal to 0. a and b are co-prime integers. जैसे पीछे लेट किया था सेम ही है। अब यहां से हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसको करने के लिए हमने क्या किया, रूट 5 को एक तरफ ले लेंगे, जो भी रूट 5 है या रूट 3 है उसे एक तरफ ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में। तो ये हो गया 3 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5। दिस इम्प्लाइज, एलसीएम लिया, 3b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5। अब हम यहाँ देखेंगे कि ए और बी कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। तो ए और बी कैसे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर किन्हीं भी 2 इंटीजर का अगर मैं उनको प्लस माइनस डिवाइड कोई सा भी ऑपरेशन करूं, वो हमेशा क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। अब हम लिखेंगे एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर 3b माइनस ए अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर। जब ये इंटीजर्स हैं तो 3b माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। इससे क्या कंक्लूजन मिला कि रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। रूट 5 रैशनल नहीं है, जबकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर assumption. Therefore, 3 minus root 5 is not a rational number. सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे हम लेट 2 रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। Therefore, 2 root 3 will equal to a upon b, b not equal to 0, a and b are co-prime integers. अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, रूट 3 को हम अकेला छोड़ देंगे। रूट 3 को अकेला छोड़ा तो ये क्या आ गया, a upon 2b, as a and b are integers, therefore a upon 2b is rational. ये रैशनल नंबर हो गया। दिस implies रूट 3 इज ए रैशनल नंबर।
but we know that root 3 is not a rational number. Same, which gives which contradict our assumption. Therefore 2 root 3 is not a rational number, या 2 root 3 is a irrational number. अब यार ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो हमें इसी तरह से करना है, अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो फिर हमें पहले रूट 5 को, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि रूट 5 रैशनल नहीं है या रूट 5 रैशनल है, फिर हम यहाँ तक, उसके बाद में फिर हमें सेम चलेंगे, फिर यहाँ के फिर हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर ये शॉर्ट आंसर है तो हम इसमें डायरेक्ट ही हम लिख देंगे एज वी नो दैट रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम बात करें यहाँ पे, देखो जब भी कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके जो डेसिमल्स प्लेस है वो क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी, तो रिपीटिंग जरूर होगा। तो इनमें से हमें यही पता करना है कि कौन से में टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है। अब डेसिमल प्लेस टर्मिनेट होने के लिए किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से, 100 से, 1000 से। तो जब हम बात करें 10 के जो मल्टीपल्स हैं उनसे ही, जो 10 की पावर्स हैं, अब 10 के लिए क्या होना चाहिए, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 फैक्टर हैं उसके, तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके अलावा और कुछ है तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं करके। जैसे फर्स्ट है तो हमें करना यही है कि हम जो इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनको हम फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ा हमने, इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 × 2 × 3, 12 के। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 तो है, तो नीचे क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अगर है तो कैंसिल होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या 3 कैंसिल हो रहा है, तो 5, 4, 9, 3, 12 डिविजिबल है। 3 से मैंने कैंसिल किया, क्या आया, 3 1 जा 3 एंड 24, 8 जा एंड अगेन 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट क्या आ गया, 181 अपॉन 2 टू दी पावर 2। आगे ये 3 कैंसिल हो गया है। अब नीचे क्या बचा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही 2 है, इसके फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है। तो ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। यस, दिस इज टर्मिनेटिंग। फॉर नेक्स्ट 720, नीचे है 54, मैंने इसके फैक्टर लिखे 2 × 3 × 3 × 3। अब 2 के अलावा बाकी जो भी हैं उन्हीं से हमें देखना है कि ये कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 3 से मैंने इसे कैंसिल किया, क्या आ गया, 240। अगेन 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 80। अब फर्दर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या मिला हमें, 80 अपॉन 2 × 3 as 3 is a factor of denominator, therefore this is not terminating। रिपीटिंग होगा ये, क्योंकि रैशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो रिपीटिंग जरूर होगा। नेक्स्ट 497 डिवाइडेड बाई 35, फैक्टर लिखे मैंने 5 × 7। अब हमें देखे क्या है, 7 से डिविजिबल है, 5 की तो हमें परवाही नहीं है, 5 और 2 तो होने चाहिए। 7 से देखे, यस हो रहा है, 7 7 जा 49 एंड 1 गिव्स 71 अपॉन 5। दिस इज टर्मिनेटिंग। नीचे 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। नेक्स्ट 65, 403, 65 इज 5 × 13। 13 से देखते क्या है, डिविजिबल है, 13, 3 जा 39, 1 बचा, 13 1 जा 13 गिव्स 31 अपॉन 5। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है, 5 है, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो ये जो है हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जबकि सेकंड क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, बट ये रिपीटिंग है। अब इन्हीं को समझने के लिए थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बात तो पुरानी है ही सारी, कि
जब भी कोई रैशनल और इरेशनल की पहचान कैसे होगी, अगर वो डेसिमल हमें फॉर्म में दे रखा है। डेसिमल फॉर्म में सपोज लिखा है 3.262626, ये कैसा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर यही होता 3.26266266 सो एंड सो, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 2 के बाद 66 है, फिर 2 के बाद 666 है, देयरफॉर दिस इज ए इरेशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल की पहचान इसी तरह से होनी है। अगर हमसे कहा जाता है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3.7 एंड 3.8, मुझे 2 इरेशनल नंबर चाहिए, तो इरेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.7 है, मैंने 1 ले लिया, इससे तो बड़ा लेना नहीं है, 1 0 1 0 1 0 डैश डैश, ये कैसा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट ऐसा ही हम कुछ भी ले सकते हैं, 3.725 225 225, इस तरह के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह रहा था। इस एक्सरसाइज के तो हो गए, लास्ट के क्वेश्चन से ही हैं, और अब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 में गिवन है कि हमें वहाँ पे डिटरमाइन करना है कि 6 to the power n क्या ये 0 डिजिट के साथ एंड होगा कि नहीं होगा, मतलब यूनिट प्लेस इसकी 0 आएगी कि नहीं आएगी। मैंने इसको फैक्टराइज किया, 2 into 3 to the power n gives 2 to the power n into 3 to the power n। जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस तक 0 आए, 0 आने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक फैक्टर 10 हो, और फैक्टर 10 क्या होता है, 2 और 5 से मिलके बना है। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 भी है 5 है, जब भी उसकी यूनिट प्लेस 0 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ छोटा सा रीजन लिख देंगे, एज 5 इज नॉट ए factor of 6 to the power n, therefore it will not end with digit 0। तो इसकी डिजिट जो है 0, लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती है। दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है, हमारी जो चैप्टर भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नई क्लास में।